Hello everyone, I welcome you all. I hope all of you doing well. तो आज से हम इंडियन पॉलिटी शुरू करने जा रहे हैं। पिछली बार भी मैंने सीरीज शुरू की थी, लेकिन कुछ निजी कारणों की वजह से मैं उसे कंटिन्यू नहीं कर पाया था। अब मैं ये फिर से शुरू करने जा रहा हूँ और बहुत ही अच्छी तरीके से हम इसे कंसिस्टेंट वे में अभी कंप्लीट करेंगे इंडियन पॉलिटी को। ठीक है, मैं आपको अश्योर करता हूँ, गारंटी देता हूँ कि भाई एक बार आप यहाँ से अगर पढ़ लो तो आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे मैं हर एक कीवर्ड को डिकोड करने वाला हूँ। ठीक है, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 2 से, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चैप्टर 1 हम लास्ट में पढ़ेंगे क्योंकि वो हिस्टोरिकल चैप्टर है, थोड़ा बहुत हिस्ट्री का बेसिस से होना बहुत ज़रूरी है। तो हम शुरू करने जा रहे हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पे वर्ड आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी क्या होता है। ठीक है, जस्ट सपोज दिस इज एक बुक है। ठीक है, अब इस बुक में क्या दिया है, इस बुक में दी है रूल्स। क्या दी है? रूल्स दिया है, एक सेट ऑफ रूल्स है इस बुक में। ठीक है, ये सेट ऑफ रूल्स है। ये रूल्स क्या करते हैं? ये रूल्स हमें बताते हैं कि हमारी कंट्री को कैसे गवर्न करना है, हाउ टू गवर्न द कंट्री। ये इस बुक में दिए, बस इसी को क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन यानी क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ रूल्स। क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स विच टेल्स अस हाउ टू गवर्न द कंट्री, यानी कंट्री को किस तरह से गवर्न करना है। ये कौन बताता है? ये बताता है हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो जैसे कि ये क्या है? बुक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, अभी किस तरह से बताता है? ठीक है, लेट्स टेक इट। ठीक है, नाउ वी हैव अ पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, इन पार्लियामेंट वी हैव, suppose this is parliament. ठीक है, there are three parts of parliament: lok sabha, rajya sabha and the president. ठीक है, who told us that we have a parliament and the parliament will consist of uh, three parts, that is lok sabha, rajya sabha and president. ठीक है, दिस इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। ठीक है, लोकसभा के लिए क्या होते हैं? डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। ये कहाँ पे मेंशन किया गया है? फिर से कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। राज्यसभा के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शंस होंगे, प्रेसिडेंट के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शंस होंगे। ठीक है, ये कहाँ पे दिया गया है? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या है? हमारे पास पीएम है। ठीक है, इसके बाद पीएम के अंडर में आएगी भैया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आएगा। ठीक है, कैबिनेट आएंगे फिर। ठीक है, ये कहाँ पे दिया गया है कि भैया पीएम रहेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहेगा, कैबिनेट्स रहेंगे? ये कहाँ पे? वेयर दे मेंशन इट? ठीक है, दे मेंशन इट इन ए दिस बुक। दिस इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। प्राइम मिनिस्टर इज ए हेड ऑफ गवर्नमेंट। ये कहाँ पे बताया गया है? ठीक है, जो प्रेसिडेंट है यहाँ पे, ये हेड ऑफ स्टेट है। ये कहाँ पे बताया गया है? ठीक है, ये नॉमिनल हेड है, सेरेमोनियल हेड, ये सेरेमोनियल हेड है। ये कहाँ पे बताया गया है? ये बताया गया है हमारे इस बुक में। ठीक है, जो पार्लियामेंट में बैठते हैं उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है, बराबर है ना? ठीक है, तो ये कैसे इलेक्ट होंगे? ये कहाँ पे दिया गया है? ठीक है, इनका इलेक्शन कौन कंडक्ट करवाएगा? इनका इलेक्शन कंडक्ट करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगा? ठीक है, व्हाट विल बी द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? ठीक है, ये कहाँ पे दिया गया है? ये कहाँ पे दिया गया है कि वो कौन रहेगा, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा? व्हाट विल बी द फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? ये कहाँ पे दिया गया है? ये दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, अब हमारी आप जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी की, ठीक है, यूपीएससी इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, तो यूपीएससी का क्या करेगा, यूपीएससी के फंक्शंस क्या रहेंगे, किस तरह से गवर्नमेंट को मदद करेगी ब्यूरोक्रेसी इलेक्ट करने में? ठीक है, क्या फंक्शंस रहेंगे, क्या लिमिटेशंस रहेंगे, कहाँ पे दिया गया है? ये दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा हमने जो इलेक्शन की सिस्टम एडॉप्ट की है वो है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ये सिस्टम की गई, ये भी यहाँ पे मेंशन की गई है। ठीक है, हमने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वाली सिस्टम हमारे यहाँ पे नहीं है। ठीक है, इसके अलावा भी और ढेर सारे दिए गए हैं कि प्रेसिडेंट भैया, स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट कैसे सिलेक्ट होगा? ठीक है, किचन कैबिनेट रहता है। ठीक है, और भी ऐसे भी है, जैसे क्या एक्ट दिया है, समझ में आ रहा है? ये सभी चीजें कहाँ पे दी गई है? ये सभी चीजें इस बुक में दी गई है। ठीक है, राइट्स, राइट्स के बारे में कहाँ पे मेंशन मिलेगा? यहाँ पे मेंशन मिलेगा। ठीक है, आपके फंडामेंटल राइट्स कहाँ पे मिलेंगे? आपको इस कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेंगे। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में आपको फंडामेंटल राइट्स दिए गए, आपको राइट टू वोट मिलता है। ठीक है, राइट टू वोट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, बराबर ना? अंडर आर्टिकल 320
सिक्स। ये भी कहाँ पे दिया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है ना, व्हेन ए पर्सन एनी पर्सन हु कंप्लीट्स द 18 years ऑफ एज विल बी एलिजिबल फॉर द इलेक्टोरल, यानी उसे 18 साल की उम्र कंप्लीट करने के बाद उसे राइट टू वोट प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा। ये कहाँ पे दिया गया है? ये यहाँ पे दिया गया है, इस बुक में दिया गया है। तो बेसिकली आपको नहीं लगता है कि ये जो बुक है ये पूरा हमारे जो कंट्री है उसका गवर्न कर रही है, ये बता रही है कि हाँ भैया कंट्री को इस तरह से चलाना चाहिए। डीपीएस पे दिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भी कहाँ पे दिया गया है? ये यहाँ पे दिया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड डीपीएसपी में डाला गया है। तो बेसिकली आपको नहीं लगता कि ये बोल रहे हैं कि भैया हाँ इस तरह से क्या करना है, आपको कंट्री को गवर्न करना है, इस तरह से आपके इंस्टीट्यूशंस क्या होगी, फॉर्म होगी। जुडिशियरी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का काम करती है। जुडिशियरी का मेंशन कहाँ पे मिलेगा? बराबर ना। जुडिशियल रिव्यू अंडर आर्टिकल 13, ठीक है। जुडिशियल एक्टिविज्म, ये सभी कहाँ पे दिया गया है? ये दिया गया है इस बुक में कि हाँ भैया इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। इसे कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैं बेसिकली यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह से ये बुक हमें बताता है कि भैया कंट्री को क्या करना है, गवर्न करना है। स्टेट को क्या, हमारे यहाँ पे पता है ना आपको, हमारे यहाँ पे 28 स्टेट्स है जैसे मान लो, ठीक है। आई थिंक 8 यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। ये कैसे फॉर्म होगी, इनकी बाउंड्रीज क्या रहेंगी भैया? जो बाउंड्री अभी है, करंट बाउंड्री है, वही उनकी परमानेंट बाउंड्री रहेंगी या उसे भैया चेंज किया जा सकता है? ये अधिकार किसको है, ठीक है। ये सभी कहाँ पे दिया गया है? यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। मान लो इसकी बाउंड्री कहा था आर्टिकल 3 में, बराबर ना। तो अगर आप समझे तो भैया हम जो भी हमारे आसपास में देख रहे हैं, जो भी हम पॉलिटिकल सिस्टम देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द में, ठीक है, वो इसी बुक से डिराइव हुई है। क्योंकि हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम है क्या? पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, ठीक है। तो बस भैया इसी कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन, यानी एक सेट ऑफ रूल्स है जो हमें बताते हैं हाउ टू गवर्न द कंट्री, ठीक है। बस मैंने ये बताने की कोशिश की है। जैसे जैसे हम फर्दर एडवांस करेंगे, आप प्राइम मिनिस्टर पढ़ोगे, प्रेसिडेंट पढ़ोगे, ये आपको डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आप समझ जाओगे कि बुक में हाँ भैया ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, इस वजह से ये सभी चल रहा है, इस वजह से ये सभी हो रहा है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन इज ए, मान लो रूल बुक है, या फिर आप कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ रूल्स विच टेल्स अस, क्या बताती है? हाउ टू गवर्न द कंट्री, हाउ टू गवर्न द कंट्री, ठीक है। एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं, देखो हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। क्या है? डाइवर्सिटी है, ठीक है। अब ये डाइवर्सिटी हारमोनी में कैसे रह पा रही है, हारमोनियसली कैसे रह पा रही है, या पीसफुली एग्जिस्ट कर रही है? क्यों कर रही है? क्योंकि भैया कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? अश्योर करता है कोऑर्डिनेशन, ठीक है। ये कोऑर्डिनेशन किस तरह से अश्योर होता है? तो हम जब सेकंड चैप्टर देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, उसमें हम देखेंगे, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस भी दिए गए, तो वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए इतना आपको इनफ है, क्योंकि हम जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे तो भैया एक ब्रिज कोर्स भी मैं लाने वाला हूँ, ठीक है, जिसमें मान लो सोवरियन का मीनिंग, रिपब्लिक का मीनिंग, डोमिनियन का मीनिंग है, वैसे सभी छोटे छोटे कीवर्ड्स है जिनको समझना बहुत जरूरी है। वही अब बेस फॉर्म करते हैं वो। बाकी तो लोग समझ जाते हैं, लेकिन उसको पूछो कि व्हाट इज रिपब्लिक, वो समझ ही नहीं पाता है क्या होता है। इंडिया के कंटेक्स में रिपब्लिक का अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, बता ही नहीं पता। बस उसे हाँ, उसके दिमाग में क्लियर होता है कि हाँ रिपब्लिक यानी ये होता है भाई, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता। क्यों नहीं एक्सप्रेस कर पाता? क्योंकि एग्जैक्ट मीनिंग में वो कहीं पे रीड बिटवीन द लाइंस उसकी मिस हो चुकी होती है। एनीवे, इनफ ऑफ मोटिवेशन, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कॉन्स्टिट्यूशन यानी क्या होता है? एक सेट ऑफ रूल्स जो हमें बताता है कि हमारी कंट्री को किस तरह से गवर्न किया जाता है, ठीक है। अब देखेंगे हम सबसे पहले पार्ट इसमें, डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, यानी मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो किस तरह से बनी है, ठीक है। उसके बाद देखो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहता हूँ, आपको थोड़ा अच्छी तरीके से समझे ताकि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म होने से पहले, ठीक है। अब देखो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का मीनिंग भी आपको यहीं पे समझ में आ जाएगा। देखो क्या है, ये हमने देखा कि ये भैया कॉन्स्टिट्यूशन है। अभी कॉन्स्टिट्यूशन भैया ऊपर से आसमान से तो पड़ा नहीं है, ठीक है। इट इट इज नॉट फॉल फ्रॉम द स्काई, बराबर ना, ठीक है। इसे बनाया गया है, क्या बनाया गया है? बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? तो भैया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में क्या किया था कि जो ड्राफ्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके उसके ऊपर डिलिब्रेशन हुए थे, डिबेट्स हुए थे, ठीक है। उसको एडॉप्ट करने का काम किया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, ठीक है। तो ये जो ड्राफ्ट है, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट है वो बनाया गया था
ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था? ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा। ठीक है, आने वाले लेसन्स में कवर हो जाएगा। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी ने बनाया था। द ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज चेयर बाय द डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। इनके द्वारा चेयर की थी? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा। ठीक है, तो ये उनके द्वारा चेयर की गई थी। ठीक है, अब ड्राफ्टिंग कमेटी आई थिंक 29 अगस्त 1947 को फॉर्म हुई थी। 29 अगस्त 1947 को फॉर्म हुई थी। इसके अलावा और एक कमेटी फॉर्म हुई थी जिसे कहा गया था एक्सपर्ट कमेटी। क्या कहा गया था? एक्सपर्ट कमेटी। ठीक है, इट वाज चेयर बाय द जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आई थिंक इट वाज फॉर्म ऑन 8 जुलाई 1946। ठीक है, तो भैया ये जो एक्सपर्ट कमेटी थी इसका काम क्या था? एक्सपर्ट कमेटी का काम कुछ नहीं था। एक्सपर्ट कमेटी का काम था कि भैया जो नोट्स की प्रिपरेशन है, यानी जो मटेरियल ड्राफ्टिंग कमेटी को लगने वाला है कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाने में, भैया उसको प्रोवाइड करना, वो मटेरियल प्रोवाइड करना। ठीक है, वेरियस आने वाली इसमें डिस्कस करेंगे कि इसने और क्या काम किए, लेकिन मेन यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि जो एक्सपर्ट कमेटी थी which was chaired by the Jawaharlal Nehru and it was formed on the 8 July 1946. ठीक है, the main work of the expert committee was to provide the material for the drafting committee. समझ में आया? और ड्राफ्टिंग कमेटी ने क्या किया? ड्राफ्टिंग कमेटी ने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाया। क्या बनाया? कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट। अब ये जो ड्राफ्ट बनाया, ठीक है, इस ड्राफ्ट को एज इट इज एडॉप्ट किया गया क्या? जी नहीं। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के यानी जो ड्राफ्टिंग कमेटी का ड्राफ्ट था, ठीक है, उसके ऊपर डेलिब्रेशंस हुए, डिस्कशंस हुए, वेरियस अमेंडमेंट्स हुए। ठीक है, उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन बना प्रॉपर। ठीक है, और फिर उसको एडॉप्ट किया गया। ठीक है, लेकिन ये जो डिलिब्रेशन है, डिस्कशन है, एडॉप्टेशन है, कहाँ पे हुआ? ये हुआ भैया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। कहाँ पे हुआ? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। ठीक है, अब देखो असेंबली लिखा है यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो भैया यानी क्या है? असेंबल हो रहे लोग। क्या हो रहे थे? असेंबल हो रहे थे। कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट का मीनिंग होता है कि भैया सोसाइटी के डिफरेंट घटक, पार्ट्स। क्या आते हैं? डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, यानी हमारे सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शंस के रिप्रेजेंटेटिव्स एक जगह इकट्ठा हुए। ठीक है, उसे कहा गया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या कहा गया है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, और फिर किसके लिए भैया, यानी किस चीज के लिए, किस काम के लिए वो इकट्ठा हुए? वो इकट्ठा हुए थे जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट है उसके ऊपर डिलिब्रेशंस करने के लिए, डिबेट्स करने के लिए, ठीक है, डिस्कशंस करने के लिए। और ये सब करने के बाद भैया फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ये सभी रिप्रेजेंटेटिव्स क्या हुए थे भैया? इकट्ठा हुए थे। वो रिप्रेजेंटेटिव्स कैसे इलेक्ट किए गए, कौन से सेक्शन से कितने थे, ये सब हम आने वाले सेक्शन में देखेंगे। ठीक है, नो नीड टू वरी, हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, और मैं सोच रहा हूँ कि भैया साइमल्टेनियसली 11 क्लास के एनसीईआरटी भी मैं आपकी कवर करवा दूंगा। उसमें भी बहुत अच्छे तरीके से थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दी गई है, तो वो भी आपकी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी। नो नीड टू वरी। समझ में आया? तो भाई लास्ट टाइम अगर रिवाइज करें तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक सेट ऑफ रूल्स है जो हमें बताता है हमारी कंट्री को कैसे गवर्न करा है। कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाया गया था ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा। ठीक है, और ड्राफ्टिंग कमेटी को जो भी इसेंशियल मटेरियल्स है, नोट्स वगैरह, ठीक है, उसको वो किसने प्रोवाइड किया था? वो प्रोवाइड किया था एक्सपर्ट कमेटी। एक्सपर्ट कमेटी वॉज led by the Jawaharlal Nehru and drafting committee was led by the Dr. Baba Saheb Ambedkar. समझ में आ रहा है? ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी was formed on 29 August 1947 and the election sorry expert committee was formed on 18 July 1946. अभी जो डेट है ना वो थोड़ा यहाँ पे ध्यान दो। 29 अगस्त 1947 नहीं, आफ्टर द 15 अगस्त 1947, यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है बेटा, वो कैसे बना है? यानी कब बना है? हम आजाद होने के बाद बना है, बिफोर द इंडिपेंडेंस नहीं हुआ है। ये बात ध्यान में रखो। देखो ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर्म हुई थी 29 अगस्त 1947 को। उसके बाद भैया ड्राफ्टिंग का नहीं, ड्राफ्ट जो भी ड्राफ्ट बनाना था उसका काम शुरू हुआ। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो भैया हम आजाद होने के बाद बना है। ठीक है, फिर ये जो भैया ड्राफ्ट वगैरह है वो क्या हुआ था? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में उसको डिस्कस किया गया था। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या होता है? जहाँ पे हमारे सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शंस के लोग आके इकट्ठा हुए, इसलिए जो ड्राफ्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का उसके ऊपर डिबेट करने के लिए, डिस्कशंस करने, डेलिब्रेशंस करने के लिए, और फाइनली ये सब होने के बाद उसको एडॉप्ट करने के लिए। समझ में आया? ठीक है, गुड। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ है? बना है। ठीक है, आने वाले लेक्चर्स में और अच्छे तरीके से आपका हो जाएगा। नो नीड टू वरी, थोड़ा चिल करिए। ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, काहे ना टेंशन लेने से दिमाग का दही हो जाता है। ठीक है, एनीवे अब हम शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली
कैसे बनी, ठीक है। तो देखते हैं कि सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कैसे बनता है। 1934 से लेके 1946 की इसकी थोड़ी क्रोनोलॉजी है। कुछ पॉइंट्स जो है भैया वो आपको हिस्ट्री में कवर किए मिल जाएंगे। मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे एम लक्ष्मीकांत पे ही फोकस करूंगा, जो उस पे दिया है वही फोकस करूंगा, क्योंकि हिस्टोरिकल इसमें जाए तो थोड़ा बहुत आपको हिस्ट्री की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो मैं पर्टिकुलरली लक्ष्मीकांत की इससे ही जाऊंगा, ठीक है। तो एनीवे चलो आगे बढ़ते हैं। देखो देखो मेरे भैया ये कॉन्स्टेंट असेंबली है, आई होप कि आपको भी कॉन्स्टेंट असेंबली का मीनिंग समझ में आया होगा। क्या होता है मीनिंग, जहाँ पे डिफरेंट हमारे सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शंस के लोग इकट्ठा हुए थे, ठीक है, असेंबल हुए थे, उसे कहा गया था कॉन्स्टेंट असेंबली, ठीक है। ये जो है भैया कॉन्स्टेंट असेंबली, ठीक है, इसकी सबसे पहली जो आइडिया थी वो 1934 में एम एन रॉय ने बताई, यानी प्रपोज की थी, ठीक है, पुट फॉरवर्ड की थी, ठीक है। द कॉन्स्टेंट असेंबली वाज पुट फॉरवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1934, किसके द्वारा, एम एन रॉय के द्वारा। इट इज अ मियरली क्रोनोलॉजी, जस्ट याद रखो, बाकी कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। आपको क्वेश्चंस भी आएंगे तो भैया उस नॉमिनल वे में आएंगे, में भी हो सकता है कि क्रोनोलॉजी मैच द पेयर, जैसे 1934, 1935, 1940, 1942 और 1946, बस भैया मैच द पेयर में ऐसे आ सकते हैं कि भैया 1934 को क्या हुआ था, इस काइंड ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। इट इज मियरली क्रोनोलॉजी, ठीक है। तो सबसे पहले जो आइडिया है कॉन्स्टेंट असेंबली की वो पुट फॉरवर्ड की गई थी हमारे एक कम्युनिस्ट मेंबर थे, उसके द्वारा, क्या नाम था उनका, एम एन रॉय, ठीक है, 1934 में, ठीक है, कि भैया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म होनी चाहिए, इसलिए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। उसके बाद देखो 1935 में क्या होता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा ऑफिशियली डिमांड की जाती है, क्या डिमांड की जाती है कि भैया फर्स्ट टाइम, वो भी ठीक है, ऑफिशियल डिमांड फर्स्ट टाइम की जाती है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म होनी चाहिए, किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए, किसके लिए, टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो 1934 में एम एन रॉय ने आइडिया पुट फॉरवर्ड किए थे, देयर मस्ट बी अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टू make the constitution of India. Then 1935, Indian National Congress was officially demanded officially demanded that the Constituent Assembly must be framed to Constituent Assembly must be constituted to frame the Constitution of India. यानी Constitution of India का Constitution बनाने के लिए Constituent Assembly को बनाना चाहिए, ठीक है। ये हुआ था 1935 में। फिर 1938 में क्या होता है, 1938 में जवाहरलाल नेहरू डिमांड करते ऑन बिहाफ ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये ध्यान में रखना कि इंडियन नेशनल कांग्रेस उस वक्त का सबसे बड़ा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, यानी पॉलिटिकल पार्टी थी, ठीक है। उसके बाद आता है 1938। 1938 में नेहरू क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। अब नेहरू कहते हैं कि भैया द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मस्ट बी फ्रेम, ठीक है, कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का फ्रेम होना चाहिए विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। क्या होना चाहिए, कीवर्ड पे ध्यान दो, विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस बाय कॉन्स्टेंट असेंबली। कॉन्स्टेंट असेंबली के द्वारा ही फॉर्म होना चाहिए, यानी और जो कॉन्स्टेंट असेंबली हो किस बेसिस पे, एडल फ्रेंचाइजी के बेसिस पे इलेक्ट होनी चाहिए। यानी इनका कहना क्या था, जवाहरलाल नेहरू का ऑन बिहाफ ऑफ कांग्रेस, ये कह रहे थे 1938 में, आई थिंक वो चेयरमैन वगैरह थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ठीक है। तो ये कह रहे थे, आई एम नॉट श्योर, थोड़ी ब्लर इन्फॉर्मेशन है, अभी हिस्ट्री पढ़े हुए बहुत थोड़ा वक्त हो गया है मुझे, ठीक है। तो इन्होंने कहा था कि भैया जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, फ्री इंडिया का, देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया, ठीक है, यानी भैया फ्री, आजादी के बाद की बात कर रहे हैं बेचारे, ठीक है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस यानी ये बात करे कि भैया इसमें जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट थी तब की, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट, इसका कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, ब्रिटिशर्स कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। अगर ब्रिटिशर्स इंटरफेयर करते थे मे बी वो एज पर हमारे सोसाइटी की नीड्स के, यानी मान लो कि जिस तरह से हमारी नीड्स है उस तरह से भैया कुछ, यानी वहाँ पे मान लो कि ऊंच नीच हो जाता, ठीक है। इसलिए नेहरू जी ने कहा था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्री इंडिया का फ्रेम होना चाहिए, लेकिन विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस, यानी भैया उसमें किसी भी ब्रिटिशर्स का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। और उन्होंने कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म होगी, ठीक है, तो वो किस तरह से फॉर्म होनी चाहिए, वो इलेक्टेड होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इलेक्टेड होनी चाहिए। और क्या बताया उन्होंने, किस तरह से इलेक्ट होनी चाहिए, एडल फ्रेंचाइजी के बेसिस पे इलेक्ट होनी चाहिए, ठीक है, एडल फ्रेंचाइजी के बेसिस पे इलेक्ट होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे एडल फ्रेंचाइजी का मीनिंग सबसे पहले समझ लो, ठीक है। अब देखो एडल्ट फ्रेंचाइजी का मीनिंग इतना ही होता है कि जो भी लोग एडल्ट होंगे, यानी एक सर्टेन एज, ठीक है, अब हर कंट्री में ये वैल्यू होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर कोई एक सर्टेन एज पे आ जाता है, जैसे इंडिया के कंटेक्स में करे कि 18 साल लिया गया है, ठीक है, जैसे वो 18 साल का होगा तो उसे भैया राइट टू वोट मिल जाएगा,
ठीक है, इसी को कहा गया है एडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि भैया एडल्ट फ्रेंचाइजी यानी कोई बंदा अगर एक सर्टन एज पे आ जाता है तो उसे राइट टू वोट मिल जाएगा। तो जो जवाहरलाल नेहरू कह रहे थे वो क्या कह रहे थे कि भैया हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, ठीक है, वो एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पे इलेक्ट होनी चाहिए। यानी इंडिया के लोग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा इसके लिए वोटिंग करेंगे, और उस हिसाब से फिर क्या होगा, हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म होगी। और वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म होने के बाद वो क्या करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम करेगी। ठीक है, ये इनका कहना था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एडल्ट फ्रेंचाइजी कहा गया है। एडल्ट फ्रेंचाइजी यानी भैया यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन मस्ट है। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सल वर्ड यूज नहीं किया गया है। क्या नहीं किया गया है, यूनिवर्सल वर्ड है जो है वो यूज नहीं किया गया है। ठीक है, अगर यूनिवर्सल अगर कहा जाता है, ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी अगर कहा जाता है तो भैया सभी लोग विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, या रेस के बेस पे, कास्ट के बेस पे, सेक्स के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, ठीक है, ऐसा इनमें से कोई भी बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ठीक है, चाहे वो भैया रिच हो या पुअर हो, जैसे वो भैया एक सर्टेन एज अटेंड कर लेगा उसे राइट टू वोट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ कहा गया एडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी मे भी हो सकता है कि भैया ये जो जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं तो भैया मे भी हो सकता है कि भैया जो लोग टैक्स भरते हो, ठीक है, या फिर जो मान लो कि जिनके पास प्रॉपर्टी है, जो सिर्फ एजुकेशनल है, ठीक है, एजुकेशनिस्ट है, यानी भैया जो एजुकेटेड लोग हैं उनको ही भैया राइट टू वोट मिले। ठीक है, और वही लोग क्या करे भैया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म करे। यहाँ पे एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब ऐसे होता है, अगर वहां पे यूनिवर्सल अगर लगता तो सभी लोग यानी हमारे इंडिया के सभी लोगों को क्या मिलता, राइट टू वोट मिल जाता। ठीक है, तो ये यहाँ पे मीनिंग होता है एडल्ट फ्रेंचाइजी और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का। इसमें से जो है भैया डिफरेंस वाले एडल्ट फ्रेंचाइजी और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का जो डिफरेंस है, ठीक है, वो ब्रीच कोर्स में हम अलग से कवर करेंगे। ठीक है, तो 1938 में ये डिमांड की थी हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, यानी भैया एक्सटर्नल सोवर्निटी की बात कर रहे थे और पॉपुलर मैंडेट की वो क्या क्या कर रहे थे, यहाँ पे बात कर रहे थे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब जो कि जो 1938, ठीक है, वो डिमांड हुई थी, उसके बाद देखो 1940, सॉरी ये जीरो यहाँ पे चाहिए। ठीक है, अभी जो 1940 में क्या होता है कि भाई ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाली जो बात थी कि हमें फॉर्म करनी चाहिए, जो इंडियंस के जो फ्रीडम फाइटर्स थे, ठीक है, सोशल फ्रीडम फाइटर्स थे, ठीक है, वो डिमांड कर रहे थे ब्रिटिशर्स को कि भैया हाँ हमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म करनी चाहिए। ठीक है, डिमांड कर रहे थे कि हमें फॉर्म करनी चाहिए। ठीक है, तो 1934 में भैया ऐसे ही होता है कि ये जो ऑफर है ये क्या की जाती है, ब्रिटिश पार्लियामेंट्स के द्वारा एक्सेप्ट की जाती है। हाँ, कि हाँ हम ऑफर को क्या करते हैं, मानते हैं, और हम सोच रहे हैं कि हाँ इंडिया फ्री इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म होगी जो इंडिया का क्या करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। अब देखो 1940 में क्या होता है कि जो ऑफर है ये मान ली जाती है। क्यों मान ली जाती है, क्योंकि 1939 में क्या शुरू होता है, वर्ल्ड वॉर टू शुरू होता है। क्या शुरू होता है, वर्ल्ड वॉर टू शुरू होता है, ये 1945 तक चलता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है डेट। ठीक है, 1940 में क्या होता है, मियरली जो अगस्त ऑफर है, ठीक है, उसे अगस्त ऑफर क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो जो ऑफर है, जो यानी डिमांड है, वो अगस्त में क्या की गई थी, एक्सेप्ट की गई थी 1940 में, इसलिए उसे अगस्त ऑफर कहा गया है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, और क्यों ये प्रिंसिपल आया था ये ध्यान में रखना, क्योंकि 1939 में वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था जो 1945 तक चलने वाला था। मैं अभी 1942 में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, उसके बाद देखो 1942, अब क्या हो रहा था 1939 से लेके जो वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था 1945 में, 5 तक चला था। इसमें क्या हो रहा था कि भैया जो ब्रिटिश के साथ में लड़ रहे थे, ठीक है, जो भी अलाइड पावर्स वगैरह होंगी, वो ब्रिटिशर्स पे प्रेशर डाल रहे थे। क्या डाल रहे थे कि भैया कि आप जो है इंडिया का सपोर्ट लो, यानी हमें इंडिया का कोऑपरेशन चाहिए। ठीक है, इंडिया का सपोर्ट चाहिए वर्ल्ड वॉर टू में। ठीक है, लेकिन इंडिया के जो लोग थे यानी भैया जो हमारे फ्रीडम्स फाइटर थे, उन्होंने भैया डिक्लेयर कर दिया कि हम किसी भी साइड में हेल्प नहीं करेंगे। हम हेल्प करेंगे तो भैया हमें ये गारंटी दी जाए कि जैसे ही वॉर खत्म होगा हमें फ्रीडम दे दिया जाएगा पूरा का पूरा, या फिर हमें भैया सोवरियन डिक्लेयर कर दो। ठीक है, काइंड ऑफ इस तरह से इंडिया की जो है फ्रीडम फाइटर्स थे वो डिमांड कर रहे थे। ठीक है, उस वजह से क्या होता है भैया कि इंडिया का सपोर्ट लेने के लिए, ठीक है, ये यहाँ पे लॉलीपॉप देने की कोशिश करती है थ्रू द क्रिप्स प्रपोजल के द्वारा। क्या देने की कोशिश करते हैं इंडियंस लोग, इंडियंस को लॉलीपॉप देने की कोशिश करते हैं, यानी भैया पार्ले जी बिस्कुट दिखा लिया अपने तरफ, खींच लिया और दबोच लिया। ठीक है, काइंड ऑफ इस तरह से। ठीक है, तो 1942 में क्रिप्स प्रपोजल यानी भैया एक
ब्रिटिश कैबिनेट का एक मेंबर रहता है, उसका नाम था सर स्टैफर्ड क्रिप्स। ठीक है, ये इंडिया आता है बेटा, एक अपने साथ ड्राफ्ट लेके आता है, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, जिसमें लिखा जाता है कि हम इंडिया का इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेंगे। लेकिन ये सब कब होगा? वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद होगा। ठीक है, यानी पोस्ट वॉर इम्प्लीमेंटेशन ब्लूप्रिंट की यहाँ पे बात की गई थी कि वर्ल्ड वॉर 2 जैसे ही खत्म होगा, फिर हम क्या करेंगे, जो इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसका हमने ड्राफ्ट बना के लाया, उस पर हम क्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और लेकिन इसका मतलब क्या था, ये लॉलीपॉप दिखा रहे थे कि भैया देखो, आपकी डिमांड है ना कि आप कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बोल रहे हो कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म करना है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म करके आपको इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना, हाँ हम रेडी है, बस आप क्या करो, हमें वर्ल्ड वॉर 2 में सपोर्ट करो, कोऑपरेट करो। ये ऐसा लॉलीपॉप दिखा रहे थे। ठीक है, लेकिन ये सब होने के बाद भी भैया क्या माने थे? क्या नहीं माने थे? ठीक है, हमारे इंडियंस माने नहीं थे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है कि भैया जिस तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, ठीक है, वही उसी तरह से मुस्लिम लीग थी जो मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करती थी। ठीक है, ये जो क्रिप्स प्रपोजल है, ठीक है, इसको मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया था? रिजेक्ट कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? रिजेक्ट कर दिया गया था। क्यों? क्यों रिजेक्ट किया? उसके पीछे कुछ रीजन होगा ना। उसके पीछे रीजन ये है कि जो मुस्लिम लीग है, वो इंडिया को 2 ऑटोनॉमस स्टेट्स में बांटना चाहती थी कि भैया हाँ, पहले सबसे पहले इसको क्या करो, आप 2 ऑटोनॉमस स्टेट्स में बांटो और 2 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज फॉर्म करोगे, ये हमें बताओ, ये हमें यानी गारंटी दो। ठीक है, क्योंकि भैया ये चाहते थे कि भैया जैसे भी यानी अदर स्टेट फॉर्म होगा तो भैया हम खुद की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाएंगे और खुद का कॉन्स्टिट्यूशन एक अलग से बनाएंगे। ये मुस्लिम लीग का था। ठीक है, तो इस वजह से जो क्रिप्स प्रपोजल है, ठीक है, उसको क्या कर दिया जाता है, थ्रू बाय द मुस्लिम लीग रिजेक्ट किया जाता है। ठीक है, वाई, क्यों रिजेक्ट किया जाता है? रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुस्लिम लीग वांटेड इंडियन स्टेट टू बी डिवाइडेड इनटू 2 ऑटोनॉमस स्टेट्स एंड 2 सेपरेट स्टेट्स विद 2 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। यानी मुस्लिम लीग चाहते थे कि भैया हमारा जो इंडिया है, अखंड भारत जो उस वक्त का, कि 2 स्टेट्स में बढ़ जाए और भैया हर एक स्टेट के लिए अपनी सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हो जाए। ठीक है, ये आपको यहाँ पे समझ लेने की जरूरत है नहीं है। ठीक है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक बताया भैया, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस भी नहीं मानती है और मुस्लिम लीग भी नहीं मानती है, तो भैया कुछ होता नहीं है इसके ऊपर आगे। ठीक है, ये आप यहाँ पे ध्यान में रखना। उसके बाद देखो हम आगे बढ़ते हैं 1946 में। ठीक है, देखो 1946 में क्या होता है कि भैया अब 1945 हो जाता है और ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ता है बाय द इंडियंस कि भैया हमें तो चाहिए। ठीक है, ऐसी परिस्थिति होती है कि भैया ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी अब समझ में आता है कि भैया अभी इंडियंस को ज़्यादा देर कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये उनको समझ में आता है। ठीक है, तो भैया 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आता है। अगेन देखो कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है, नाम में क्या है, कैबिनेट, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थी लंदन में, ठीक है, उसके कुछ कैबिनेट्स के मेंबर यहाँ पे आए थे। ठीक है, तो इट वॉज अ 3 मेंबर कमेटी। क्या थी ये? 3 मेंबर कमेटी थी। ठीक है, तो इसके मेंबर्स कौन थे? एक मेंबर था सर सर स्टैफर्ड क्रिप्स थे, जो क्रिप्स मिशन वाले थे। लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे, स्टैफर्ड क्रिप्स थे, ये यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, क्रिप्स थे। ठीक है, उसके बाद क्या थे? एवी अलेक्जेंडर थे और लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे। क्या थे? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे। ठीक है, भैया ये इसका कोई चेयरमैन वेयरमैन था, कोई लीड नहीं कर रहा था। ठीक है, ये भैया तीनों आए थे, तीनों को समान अधिकार थे, इसका कोई चेयरमैन वेयरमैन नहीं था। ठीक है, ये जो कमिटी है इंडिया में आई थी 24 मार्च 1946 को। कब आई थी? 24 मार्च 1946 को। ये ध्यान में रखना है, डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी एक डेट की वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। 24 मार्च 1946 को इंडिया में आई थी। उसके बाद इसका जो रिपोर्ट है कैबिनेट मिशन प्लान, वो भैया आई थिंक 16 मई 1946 को इसने पब्लिश किया था। क्या किया था? 16 मई 1946 को पब्लिश किया था। ये थोड़ा ध्यान में रखो कि when was the cabinet mission when was the cabinet mission arrived in India? It was arrived on 24 March 1946 and the plan was published on 16 May 1946। ठीक है, यहाँ पे भी मुस्लिम लीग सेम वही करता है कि भैया हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दो चाहिए, इंडियन स्टेट को दो, इसमें क्या करो आप डिवाइड करो ऑटोनमस स्टेट्स में और 2 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म करो। लेकिन ये जो आइडिया थी किसकी? मुस्लिम लीग की, 2 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाली, ये सीधी तरह से रिजेक्ट की जाती है। किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन के द्वारा, कि नहीं हम नहीं फॉर्म करेंगे, 2 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हम फॉर्म नहीं करेंगे, इसको सीधा तरीके से रिजेक्ट किया जाता है। ठीक है, लेकिन रिजेक्ट करने के बाद ऐसा है कि भैया रिजिडिटी आ गई थी, नहीं थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जाती है कैबिनेट मिशन के द्वारा। ठीक है, वो क्या कहते हैं, एक ऐसी स्कीम थी। अभी देखो क्रिप्स मिशन तो गया था,
रिजेक्ट कर दिया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। तो अब जो मिशन आने वाला था कैबिनेट मिशन, उनको पता था कि ये डिमांड फिर से उठाई जाएंगी, तो पहले से प्लान एक रेडी, पहले से अपने साथ एक और अल्टरनेट प्लान वो लेके चलते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह का प्लान भैया पुट फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, ताकि जो मुस्लिम लीग है वो भी शांत हो जाए। ठीक है, उसे लगे हाँ भैया कि हाँ अब हमें इसे क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। यानी वो इस तरह से प्लान लेके आती है, इस तरह से स्कीम लेके आती है कि मुस्लिम लीग उसे ना नहीं कर पाती। क्या नहीं कर पाती? मुस्लिम लीग ना नहीं कर पाती और इंडियन नेशनल कांग्रेस भी ना नहीं कर पाती। ठीक है, यानी दोनों के यहाँ पे जो लास्ट टाइम में जो डेडलॉक यानी हो गया था, वो डेडलॉक यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और कैबिनेट मिशन के अंतर्गत ही हमारी क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म होती है। क्या होती है हमारी? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म होती है। ये आपको आप ध्यान में रखने की जरूरत है। ठीक है, तो इट इज एन मियर क्रोनोलॉजी, बस आपको थोड़ा समझ के लेना है, यहाँ पे थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की जरूरत होती है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी देखो ये लास्ट में आ गए हम देखेंगे क्रोनोलॉजी ऑफ द डिमांड। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता था, सबसे पहले क्या होता है कि 1934 में द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाय एम.एन. रॉय। ठीक है, फिर 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या करती है, ऑफिशियली डिमांड करती है फर्स्ट टाइम कि इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म होनी चाहिए। किस लिए? टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, नहीं भैया, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होने के लिए। उसके बाद 1938 में क्या आता है, जवाहरलाल नेहरू ऑन बिहाफ ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम, यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो है फ्री इंडिया का वो फ्रेम होना चाहिए विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस, यानी किसी भी बाहर के व्यक्ति के उसमें दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बेसिस पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए, फ्रेम होना चाहिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेगा वो करेगा कॉन्स्टेंट असेंबली। कौन करेगी? कॉन्स्टेंट असेंबली। और कॉन्स्टेंट असेंबली जो है वो एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पे इलेक्टेड होनी चाहिए। एडल्ट फ्रेंचाइजी मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। ठीक है, उसके बाद देखो 1940 में ये जो ऑफर है, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा एक्सेप्ट की जाती है। ठीक है, इसे ऑगस्ट ऑफर कहा जाता है। अगस्त में एक्सेप्ट की गई थी, तो इसे ऑगस्ट ऑफर कहा जाता है। ठीक है, 1940 में क्यों ऐसा होता है? क्योंकि 1939 से 1945 तक वर्ल्ड वॉर टू शुरू हो जाता है, चलता है। ठीक है, और क्या है, जो ब्रिटेन के अलाइड कंट्रीज थी, ठीक है, अलाइड पावर्स, वो क्या कर रही थी, ब्रिटिश पे दबाव डाल रही थी कि भैया हाँ, कि क्या करो आप, कि इंडिया का सपोर्ट हमें चाहिए, तो इंडिया का सपोर्ट ऑफ लो। और ये जो हमारे इंडिया के फ्रीडम फाइटर थे वो सपोर्ट देने के लिए ना करते, उनकी कुछ अपनी डिमांड्स थी कि हमें ऐसा ऐसा चाहिए, तभी हम क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। ठीक है, फिर भैया वो लॉलीपॉप दिखाने के हिसाब से आते हैं कि भैया लॉलीपॉप खा लो, हमें सपोर्ट कर लो, उसके बाद फिर हम देखेंगे। लेकिन इस बार लॉलीपॉप इंडियंस नहीं खाते हैं। ठीक है, 1940 में क्या आता है, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, ब्रिटिश कैबिनेट का एक मेंबर रहता है, एक ड्राफ्ट लेके आता है कि हाँ, कि आप जो बोल रहे हैं कि भैया इंडिपेंडेंट इंडिया ने फ्री इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करना है उसका हमने एक ड्राफ्ट लेके आए हैं, और जैसे ही वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो जाएगा इस पे हम बातचीत चल शुरू करेंगे। लेकिन ये जो ड्राफ्ट है मुस्लिम लीग के द्वारा क्या किया जाता है, रिजेक्ट किया जाता है। क्यों रिजेक्ट किया जाता है? क्योंकि मुस्लिम लीग क्या चाहती थी कि जो इंडिया है हमारा दो हिस्सों में बट जाए, और यानी टू ऑटोनोमस स्टेट्स में बट जाए, और हर एक स्टेट के लिए यानी टू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी फॉर्म हो जाए। फिर भैया ये होने के बाद 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। इट वाज अ 3 मेंबर मिशन। मेंबर्स कौन से थे? एवी अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस और सर स्टैफर्ड क्रिप्स। कब आया था? 24 मार्च 1946 में। और 16 मई 1946 में इन्होंने क्या किया था, अपना जो प्लान है वो पुट फोर्थ किया था। ठीक है, कि भैया हाँ, मैंने प्लान जो है पब्लिश किया था। अब 1946 में जो आया था, मुस्लिम लीग उस वक्त भी सेम डिमांड कर रही थी कि टू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एस्टेब्लिश होनी चाहिए, फॉर्म होनी चाहिए। लेकिन ये जो मुस्लिम लीग की जो डिमांड है, ठीक है, वो सरित यानी डायरेक्टली क्या की जाती है, कैबिनेट मिशन के द्वारा उसे रिजेक्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? रिजेक्ट किया जाता है। ठीक है, और लेकिन रिजेक्ट करने के बाद ऐसा नहीं कि भैया डेडलॉक बन जाता है, नहीं, ये ऑलरेडी अपने साथ एक अल्टरनेट प्लान लेके आते हैं, ताकि जिसको मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस को भैया सहमत किया जाए, और उसमें वो सक्सेसफुल भी होते हैं। ठीक है, तो ये थे भैया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया है। अगर कुछ भी आपके क्वेश्चंस रहते हैं तो नीचे में मेरी इंस्टाग्राम की लिंक दी है, तो आप वहाँ पे मुझे डीएम कर सकते हो। जो जेन्युइन क्वेरीज रहेंगी उनका मैं ज़रूर आंसर दूंगा।
चलो फिर सी यू सून, हैव अ गुड डे।